दोस्तों, डांस ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के नृत्य की चौथी कड़ी में आज हम तीसरे फेज़ के मतदान की बात करेंगे। आज 11 राज्यों में तकरीबन 93 लोकसभा सीट के लिए वोट पड़े। शाम 5 बजे तक वोटर टर्नआउट तकरीबन 64% था, यानी 64%। ये अपने आप में एक ठीक-ठाक प्रतिशत है और लेकिन हमेशा की तरह बाकी दोनों फेजेस की तरह पश्चिम बंगाल और आसाम में जहां आप वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे तक 75% के आसपास देख रहे हैं। महाराष्ट्र में बहुत कम पोलिंग हुई, जहां 53% और उत्तर प्रदेश में 55% पोलिंग नज़र आई। तो ये पहले दो फेजेस के हिसाब से चल रहा है। और उत्तर प्रदेश चूँकि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ वो सबसे ज़्यादा सीटें जीतते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कम पोलिंग होना थोड़ा सा भाजपा के लिए चिंता का विषय है। बहरहाल, आज की जो चुनावी हलचल रही उसके बारे में बात करें तो शुरुआत करते हैं केजरीवाल से। केजरीवाल का मुकदमा चल रहा है, जहाँ पे वो अंतरिम बेल के लिए, अंतरिम ज़मानत के लिए अप्लाई किया हुआ है उन्होंने। तो आप इसको चुनाव से इस तरह जोड़ के देख सकते हैं कि उनकी ज़मानत का आधार यही है कि साहब चुनाव चल रहे हैं और उनको छोड़ दिया जाए, जिसमें वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि साहब केजरीवाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और ये आम समय नहीं है। एक 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं लोकसभा के। ऐसे में केजरीवाल का जेल में रहना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। हालांकि ये बात एक नागरिक के तौर पर मुझे बहुत अपील नहीं करती है, क्योंकि जेल में तो हेमंत सोरेन भी हैं, वो भी चुने हुए मुख्यमंत्री थे। जेल में तो ज़माने से मनीष सिसोदिया भी हैं, केजरीवाल के मंत्री, वो भी चुने हुए हैं, डिप्टी सीएम थे। जेल में सत्येंद्र जैन भी हैं, वो भी चुने हुए हैं। तो ऐसे तो आप किसी को भी जेल में नहीं रख सकते। चुनाव आते ही जितने पॉलिटिशियंस हैं सबको छोड़ दिया जाना चाहिए। जो भी चुन के आया है उसको जेल में रहने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि चुनाव हो रहा है। बहरहाल, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला अपना नहीं दिया है और माना जा रहा है कि परसों फिर से इस पर सुनवाई होगी। केजरीवाल के ऊपर इसी बीच एक और आरोप बहुत तेज़ी से लगा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो हैं उन्होंने इस पर जांच के लिए चिट्ठी भी लिखी है। आपको याद होगा, अमेरिका में रह रहा खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू, उसने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा था कि साहब हमने केजरीवाल को 133 करोड़ रुपया दिया था। और बात ये हुई थी कि साहब वो जो भुल्लर एक आतंकवादी है और जो बाकायदा जिसको सज़ा हुई है, केजरीवाल उसको छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे। देखिए, बात सिरे से फ़र्ज़ी केजरीवाल का वादा है, क्योंकि केजरीवाल ने वादा ज़रूर किया होगा, जैसे हम केजरीवाल को जानते हैं, लेकिन केजरीवाल के हाथ में नहीं था उनको माफ़ करना। लेकिन फिर भी केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी उनको माफ़ करने के लिए कि साहब इनको माफ़ कर दिया जाए। और वो सोचते हैं कि वो चिट्ठी लिख के उन्होंने अपने 133 करोड़ रुपए को जस्टिफाई कर दिया। बहरहाल, पन्नू हमलावर हो गए। उन्होंने कहा साहब आपने हमसे इतना पैसा भी ले लिया, आपने भुल्लर को माफ़ी भी नहीं दिलाई, देवेंद्र सिंह भुल्लर। तो अब उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जांच की बात कह रहे हैं और अब तक केजरीवाल की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। केजरीवाल के बाद हम आते हैं लालू यादव पे। लालू यादव, आपको मालूम है कि सज़ा याफ्ता हैं, अपनी आधी सज़ा काट चुके हैं। हालांकि जो उन्होंने अपनी आधी सज़ा भी काटी वो जेल में कम और अस्पताल में ज़्यादा काटी है। उनकी स्वास्थ्य आधार पर ज़मानत हुई थी और उनको ज़मानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि साहब आपको मेडिकल ग्राउंड्स पे, हेल्थ ग्राउंड्स पे ज़मानत दी जा रही है और आप राजनीति मत कीजिएगा बाहर जाके। स्वास्थ्य लाभ कितना किया लालू यादव ने ये तो वही जाने, लेकिन राजनीति जम के की उन्होंने। वो तो आपको बैडमिंटन खेलते नज़र आते हैं। देश में सरकार बदलने की, हालांकि जब वो देश में सरकार बदलने की बात करते हैं, भाजपा को, मोदी को हटाने की बात करते हैं, कहते हैं अगला प्रधानमंत्री मैं बनाऊंगा, तो थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। देश में अगला प्रधानमंत्री बनाने वाले लालू यादव का जो अपना दल है, राष्ट्रीय जनता दल, उसका लोकसभा में जो सांसद हैं वो ज़ीरो, एक भी नहीं है। पिछली बार 40 सीटें बिहार में, एक भी सीट न जीतने वाला आदमी, एक भी सीट न जीतने वाला दल कह रहे हैं कि अगली सरकार वो बनाएंगे। आज लालू यादव ने एक नया शगुफा छोड़ दिया जब उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। हमें मालूम है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है।
उसके बाद भी आप देखते हैं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 4% आरक्षण दे रखा है मुसलमानों को अलग से। लालू यादव आज पूरा आरक्षण की बात करते हैं। अब जाहिर है इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरा आरक्षण से क्या मतलब है साहब, वो 16% 18% जितने मुसलमान हैं तो क्या उन्हें 16% 18% आरक्षण देंगे। लालू यादव को इन सब बातों से मतलब नहीं है। बिहार में चुनाव हो रहा है, उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए, अब वो अपना काम कर चुके हैं। कांग्रेस में 32 साल गुजार कर बाहर निकले हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिसके बारे में उनको पहले भी कहता हूँ कि उनकी अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है, लेकिन आज एक दिलचस्प बयान देते हैं। कल उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने अपने इनर सर्किल को, अपने नज़दीकी ग्रुप को वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम राम मंदिर का फैसला उसी तरह बदल देंगे जिस तरह उनके पिताजी ने शाहबानो केस का बदला था। आज वो नया दावा करते हैं। आचार्य प्रमोद कहते हैं कि सब योजना तो ये थी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। राहुल गांधी ने बनने नहीं दिया। उन्होंने प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव भी नहीं लड़ने दिया और उन्होंने प्रियंका गांधी को राज्यसभा भी नहीं जाने दिया। वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी इतने चुनाव हार चुके हैं कि उन्हें लगता है कि अगर प्रियंका गांधी इस समय किसी पद पर आएंगी तो अभी वो जो पूरी कांग्रेस राहुल राहुल कर रही है वो प्रियंका प्रियंका करने लगेगी। देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गांधी इज़ हाईली ओवररेटेड। राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस अपने निम्नतम स्तर पे गई है देश में 42 सीट और 50-52 सीट, तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में केवल 2% वोट पे आ गई, जो कि ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। और ये तब जब प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को लीड किया था और नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। वो अलग बात है कि चुनाव हारने के बाद प्रियंका ने उत्तर प्रदेश को कुछ वैसे ही छोड़ दिया जैसे राहुल ने अमेठी को। अखिलेश यादव का भी एक बयान आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जहां वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देना अपने वोट को बर्बाद करना है। वो कहते हैं मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि बीएसपी को वोट मत दो, इन्हें वोट दोगे तो तुम्हारा वोट वेस्ट हो जाएगा। देखिए, मैं ज़माने से ये बात कहता आ रहा हूँ कि अखिलेश यादव के निशाने पे भाजपा है ही नहीं। अखिलेश यादव 2024 के खिलाड़ी ही नहीं है, वो 2024 का चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि 2027 तक वो उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और विपक्षी नेता को ना उठने दें, किसी और विपक्षी पार्टी को ना उठने दें। आपने देखा कि 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक विधायक पर आ गई। अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा खतरा बसपा से, क्योंकि उनके जो बाकी साथी थे ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल, जयंत चौधरी, निषाद, ये तमाम लोग छोटे छोटे दलों के नेता हैं। उन्हें अगर खतरा है तो बहुजन समाज पार्टी और मायावती से। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी उत्तर प्रदेश की, तो उनका सारा निशाना इस बात पे है कि किसी तरह बहुजन समाज पार्टी 2027 तक उसका ग्राफ ना उठ पाए, उसका प्रोफाइल ना उठ पाए, उस पर लोगों को भरोसा ना हो पाए। और जब मैं लोगों को कहता हूँ तो ख़ास तौर से मुस्लिम वोट की बात होती है। अभी भी हमने देखा है कि मुसलमान वोटों की पहली पसंद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। हालांकि ये अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है, बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि अखिलेश यादव ने मुसलमानों से झोली भर के वोट लिया, 91% वोट लिया। और मुसलमानों की सिर्फ एक उम्मीद थी कि आप भाजपा को रोक लेंगे, तो आप 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, सारे समाजवादी किले आपके ढह गए। बदायूं, कन्नौज, आजमगढ़, यहाँ तक कि 52-53% मुसलमान पॉपुलेशन वाला रामपुर भी आप हार गए। लेकिन अभी भी आम मुसलमान साइकिल का बटन दबा रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का जो निशाना है सिर्फ ये है कि मुस्लिम वोट किसी तरह मायावती पे भरोसा ना कर पाए। उन्हें मालूम है कि उनकी अपील से ऐसा नहीं है कि दलित वोट उनकी तरफ चला जाएगा। वो भी तब जब आप देख रहे हैं कि शिवपाल यादव का एक बयान तैर रहा है जिसमें वो मायावती का मौखौल उड़ा रहे हैं। दलित वोट तो उनसे नाराज़ है। शिवपाल के खिलाफ FIR भी हो गई है बदायूं में, लेकिन उनका निशाना मुस्लिम वोट है। क्योंकि इस बार जब कोई भी पार्टी मुस्लिम वोट को, मुसलमान कैंडिडेट को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, सब मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करने से कतरा रहे हैं। ऐसे में मायावती ने 24 मुस्लिम उम्मीदवार लड़ा दिए, तकरीबन 30%। तो ऐसे में आप मान के चलें कि मायावती को मुस्लिम वोट से जुड़ने देने में जो कुछ संभव होगा उसका विरोध अखिलेश यादव करेंगे। निशाना वही 2027 है।
कि 2027 में जब चुनाव हो तो विपक्ष में सिर्फ अखिलेश यादव नज़र आएँ, मायावती नज़र ना आएँ और मुस्लिम वोटों के सामने अखिलेश के अलावा और कोई चारा ना हो। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, मेरा हमेशा से कहना है कि केंद्र में जब भाजपा जीतती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अखिलेश यादव को फ़ायदा होता है। मोदी का डर दिखा के, भाजपा का डर दिखा के वो मुसलमानों को अपने पाले में ला सकते हैं। देखिए, मोदी के डर से याद आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक लंबा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों से पूछा कि आप कब तक भाजपा के डर से ऐसी पार्टियों के बंधक बने रहेंगे जो आपका शोषण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इतना खुल के मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आप देखिए कि इस्लामी दुनिया बदल रही है, सऊदी अरब बदल रहा है। हमने देखा है कि सऊदी अरब में ख़ास तौर से जो उनके क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, और जब से वो सत्ता पे हावी हुए हैं बहुत अंतर आए हैं। उन्होंने सऊदी अरब में दशकों बाद सिनेमा हॉल खुलवा दिए। तो साहब, सऊदी अरब जहाँ मक्का मदीना है, जो इस्लाम का कस्टोडियन माना जाता है, जहाँ से इस्लाम शुरुआत हुई, वहाँ पे सिनेमा हॉल खुल रहे हैं और विरोध हो रहा है दिल्ली में और कश्मीर में। यहाँ से बैठ के आप सऊदी अरब के जो शहजादे हैं उनके खिलाफ फतवा पारित कर रहे हैं कि साहब वो तो काफिर हो रहे हैं और वो शराब के बार खुलवा रहे हैं, वो सिनेमा हॉल खुलवा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि जब सऊदी अरब अपने पाठ्यक्रम में योग शामिल कर रहा है तो हिंदुस्तानी मुसलमान को बताया जाता है कि योग करना एक काफिराना हरकत है, योग करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, योग नहीं करना चाहिए। तो पूरी दुनिया अपने आप में बदल रही है। आप देखिए, जब ईरान मिसाइल फेंकता है इजराइल की तरफ तो उसको पीछे मार के गिराता कौन है? अमेरिका ने मारा, ऑफ कोर्स, बाद में इजराइल ने भी मारा, लेकिन रास्ते में सऊदी अरब ने उन मिसाइलों को मार के गिराया, इजिप्ट ने गिराया, जॉर्डन ने गिराया। यानी ये तमाम इस्लामी मुल्क एक तरफ आपको इजराइल के साथ दोस्ती करते नज़र आ रहे हैं और हिंदुस्तानी मुसलमानों का अगर आप हाल देखें तो लगता है भी कल लश्कर बना के सीधे गाज़ा पट्टी पे चढ़ाई कर देंगे, फ़िलिस्तीन पे चढ़ाई कर देंगे और इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। क्या तमाशा है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ज़बरदस्त एक इंटरव्यू दिया है, आप उसको देखें। और आज उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि अब लोगों को तय करना है कि ये देश वोट जिहाद से चलेगा या फिर राम राज्य से। वोट जिहाद वाली बात आपको याद होगा, सलमान खुर्शीद की उपस्थिति में उनकी भांजी ने फ़र्रुखाबाद में एक बयान दिया था कि मुसलमानों को वोट जिहाद करना चाहिए। तो ये उनका एक दिलचस्प बयान था कि वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से, जिसको मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये देश राम लल्ला पे भरोसा करेगा या सुभान अल्लाह पे। अब हम आते हैं मोदी के ही लिहाज से एक मीम वीडियोस जारी होता है जिसमें एक डांसर को लेते हैं और वो झूम के डांस कर रहा है पब्लिक स्टेज पे, हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो उस पर पहले अरविंद केजरीवाल का चेहरा फिट किया गया, बड़ा वायरल हुआ, बात ख़त्म हो गई। फिर किसी ने उस पर ममता बनर्जी का चेहरा फिट कर दिया कि ममता नाच रही। इसके होते ही ममता बनर्जी, आप जानते हैं कि ममता दीदी को ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं। आपको याद होगा जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने एक कार्टून कोई बनाया था, उन्होंने उनको महीनों जेल में रखा था। तो ममता दीदी नाराज़ हो गई और तुरंत कोलकाता पुलिस ने FIR लॉन्च कर ली और उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया, किसने बनाया, कैसे बनाया। तब तक वही वीडियो मोदी के लिए जारी हो गया और इस बार डांसर के चेहरे पे नरेंद्र मोदी लगे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मज़ेदार बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजाय नाराज़ होने के उस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया और उस पर लिखा कि भाई अपने को नाचता देखते हुए कौन नहीं पसंद करेगा। और चुनाव की इस सरगर्मी में इस तरह के वीडियोस उनको रिलैक्स करते हैं। अब इसके साथ ही एक नई बहस शुरू हो गई कि एक तरफ ममता बनर्जी जिस मीम से इतनी नाराज़ हो गई कि FIR लॉन्च हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मीम को खुद ही शेयर कर रहे हैं और उसको बहुत हल्के फुल्के अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। अब बहस ये हो रही है कि तानाशाह कौन? वो ममता बनर्जी जो एक कार्टून बनने पे गिरफ़्तार कर लेती हैं, एक मीम बनने पे FIR करा देती हैं, वो अरविंद केजरीवाल जो शीश महल वाली उनके बंगले की खबर ब्रेक करने वाली पत्रकार को जाके पंजाब में गिरफ़्तार कर लेते हैं, SC/ST एक्ट लगा देते हैं। एक पत्रकार को मेरठ से आके गिरफ़्तार कर लेते हैं। वो उद्धव ठाकरे जो अपने लड़के के ख़िलाफ़ छप जाने पे अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर को एंटी टेरर स्क्वाड भेज के 47 आदमी भेज के AK-47 के साथ उनको घसीटते हुए बंगले से जाके गिरफ़्तार करते हैं। या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको तकरीबन शायद ही कोई पार्टी बची होगी जिन्होंने उनको गालियाँ न दी हों,
पर उन्होंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। नरेंद्र मोदी तो वो प्रधानमंत्री हैं जिनको आपने सुना कि इमरान मसूद जैसे नेता कहते हैं उनको काट के बोटी बोटी कर देंगे। शायद ही कोई नेता बचा हो जिसने नरेंद्र मोदी को किसी न किसी तरह की गाली ना दी। शुरुआत हुई थी सोनिया गांधी से, जब उन्होंने उनको मौत का सौदागर, फिर खून की दलाली, फिर नीच, फिर चाय वाला, फिर उनकी पढ़ाई पे, उनके परिवार पे, उनकी पत्नी पे, उनकी हर बात पे टिप्पणी और हर बात पे गाली। और ये सोशल मीडिया के गुमनाम अकाउंट से नहीं, ये बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग खुद टीवी पर आकर नरेंद्र मोदी को ललकारते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। आपने सुना है कि मतलब लालू यादव को देखा है, तमाम लोग को देखा है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि तानाशाह कौन? तानाशाही से याद आया कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं आनंद बोस, उन्हीं के खिलाफ एक महिला से यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट की एफआईआर करा दी है। उन्होंने कहा कि उनसे मिलने गई थी और उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ममता बनर्जी ने अब ये इसका एक सिलसिला बना लिया है। जब सीबीआई वहाँ जाती है रेड करने तो सीबीआई के अधिकारियों को ही पकड़ लेती हैं, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर कर देती हैं। जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी जाती है रेड करने तो उनके ऊपर लड़की छेड़ने का मुकदमा लगा देती हैं। अब वो सीधे गवर्नर के खिलाफ ही उन्होंने यौन उत्पीड़न का मुकदमा लगा दिया है। ममता बनर्जी फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय व्यवस्था का मजाक बना के रख रही। शशि थरूर ने भी आज एक दिलचस्प बयान दिया। आपको याद होगा मैंने कल के वीडियो में इसका जिक्र भी किया था। आप चाहें तो कल का जो 3rd एपिसोड है देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि साहब अजमल का साहब निर्दोष था और जो ये पुलिस अधिकारी थे हेमंत करकरे, उनको आरएसएस के लोगों ने मारा है। इसको लेकर कल बहुत बवाल हुआ। आज यही बात शशि थरूर ने कह डाली। उन्होंने कहा अभी भी देर नहीं हुई, हमको जांच करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या अजमल का साहब निर्दोष था, क्या हेमंत करकरे की मृत्यु आरएसएस वालों के हाथों हुई। देखें, मुझे 2 बातें लगती हैं। एक तो ये कि कांग्रेसियों का उस कसाई कसाब में मैं उसे कहता हूँ जिसने मुंबई की सड़कों पर लाशों के ढेर लगा दिए, उसका इस तरह पैरवी करना ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि डिस्टर्बिंग बात है, विचलित करने वाली बात है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कांग्रेस के लोगों को लगता है कि अजमल कसाब की पैरवी करके उनको मुसलमान वोट मिल जाएंगे, तो मुस्लिम समुदाय को भी सोचना चाहिए कि उनकी इस देश के प्रति वफादारी पर भी एक सवाल उठता है। हकीकत तो ये है कि ऐसे में मुस्लिम समुदाय को खुद बाहर आके कहना चाहिए, सामने आके मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को कहना चाहिए कि बंद करिए ये बकवास। एक पाकिस्तानी हत्यारे के नाम पे हमारा वोट लेने का ख्वाब छोड़ दीजिए। पर ऐसा कभी हुआ है क्या? अब हम आते हैं राम गोपाल यादव पे। राम गोपाल यादव राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं, बेकार मंदिर। राम गोपाल यादव अपनी एरोगेंस, अपने घमंड के ले जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछें, नेताओं से पूछें, विधायकों से पूछें, मंत्रियों से पूछें, सांसदों से पूछें, सबका कहना है कि प्रोफेसर साहब, अब वो कहाँ के प्रोफेसर हैं ये आज तक पता नहीं चला है, लेकिन उन्हें प्रोफेसर साहब कहा जाता है कि प्रोफेसर साहब बड़े नाराज़ हो जाते हैं और बड़ा फाउल टेम्पर है उनका, वगैरह वगैरह। राम गोपाल यादव लगातार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में बने हुए हैं। अखिलेश यादव के चाणक्य कहे जाते हैं और ये उनकी चाणक्य बुद्धि ही है जो समाजवादी पार्टी चुनाव दर चुनाव हार रही है। इस बार वो अपने लड़के को सांसद बनाना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था पूजा पाठ ढोंग है, दिखावा है, बकवास है। वो भूल गए कि पूजा पाठ के सबसे ज़्यादा पिक्चर्स अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं, डिम्पल यादव पोस्ट करती है। वो उसको दिखावा, बकवास, ढोंग कह रहे थे। आज उन्होंने राम मंदिर को ही बेकार कह दिया। मेरा अपना मानना है कि राजनीति हो या ज़िंदगी हो, इतनी एरोगेंस, इतना घमंड बहुत अच्छे नतीजे नहीं लाता। एक कन्हैया कुमार आज रोड शो कर रहे थे, इनका भी बड़ा दिलचस्प है साहब। कन्हैया कुमार का आप वीडियो देखें जिसमें वो कहते हैं कि लोगों ने हिंदू धर्म इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हिंदू धर्म छुआछूत की बात करता है, गैर बराबरी की बात करता है, असमानता की बात करता है। इस्लाम बढ़िया धर्म है, लोग इसलिए मुसलमान हो गए, वगैरह वगैरह तमाम बातें वो हिंदू धर्म की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। कन्हैया कुमार को नहीं मालूम था एक दिन उन्हें दिल्ली से चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। दिल्ली में
उनकी हालात ये हैं कि एक बार जब पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करके कचहरी में पेश किया था तो पुलिस को उन्हें पुलिस की वर्दी और हेलमेट पहनाना पड़ा था। उन्हें लग रहा था वो वकीलों से पिट ना जाएं, उनके खिलाफ़ इतना गुस्सा है। कभी उनके टुकड़े टुकड़े बयान, देश के टुकड़े टुकड़े करके बयान वाली बात आती है, कभी सनातन धर्म के खिलाफ़ उनका बयान सुनाई पड़ता है। बहरहाल ये सब दिन वो उनके जेएनयू वाले दिन थे। अब जब कोई चुनाव लड़ने आए हैं तो उन्होंने अपने चुनाव की शुरुआत हवन करते हुए की है। सनातन धर्म जिंदाबाद। एक आज मैं रवीश कुमार का ट्वीट देख रहा था और ये आज के शो का अंतिम इवेंट है। वो बड़े अजीब सा उन्होंने रवीश के तमाम, जिसमें मुझे कभी कभी लगता है कि नियम कानून की तो उन्हें कभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वो एक तरफा नियम देखते हैं, पर अब लगता है कि कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गए हैं क्या। उन्होंने एक चुनाव बूथ दिखाया जहां भाजपा का बस्ता लगा था, जहां पे लोग जाके पर्ची बनवाते हैं। उन्होंने एक रामचंद्र जी का, भगवान राम का एक कटआउट लगा रखा था। अब आप देखिए कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि मतदान स्थल जहां वोट पड़ रहा है उससे 200 मीटर दूर आप अपना बस्ता लगा सकते हैं। 200 मीटर दूर आपने बस्ता लगाया था। जितने बूथ थे सब अपना अपना चुनाव चिन्ह लगाते हैं, अपने नेताओं के पिक्चर्स लगाते हैं। भाजपा ने साथ में भगवान राम का भी फ़ोटो लगा लिया। रवीश एकदम आपे से बाहर हो गए। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है चुनाव ही ना हो। अगर राम की फ़ोटो भाजपा के बूथ पे लगी है तो इस चुनाव का कोई मतलब नहीं। कोई रवीश को भारत के संविधान की भी एक कॉपी भेजे, उसमें भी जहाँ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की बात आती है वहाँ किसी और की नहीं, भगवान राम की ही फ़ोटो लगी है। रवीश की सुने तो संविधान के भी मायने नहीं। तो ये था आज का चुनावी गपशप। कल फिर हम आपको कल के चुनाव के छोटे छोटे किस्से, बड़े बड़े किस्से जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से मिस हो जाते हैं, उनको लेके हाजिर होंगे।